वोटिंग राइट्स of debenture holder या फिर approval for the issuance of indefinite maturity bonds. Now when you talk about section 71, right, ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है about your debentures और specifically 71 की अगर हम बात करें, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम 71 की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 71 जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ऑन वोटिंग राइट्स, ठीक है, वोटिंग राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है डिबेंचर होल्डर की, बोलता है कि भाई देयर आर द डिबेंचर होल्डर्स दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट। इक्विटी वालों के पास है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स, ना प्रेफरेंस के पास है ना डेट वालों के पास है। देन व्हाट डज द टर्म sunk cost refers to in decision making? Cost that can be recovered during the decision making process, cost incurred in the past that cannot be recovered, future costs that can be avoided by not pursuing a project, costs that are directly tied to the production volume. Now, sunk cost का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो कि डूब गई, राइट, ऐसी कॉस्ट जो कि डूब गई है। तो संक कॉस्ट के बारे में बात करें, संक यानी डूबा हुआ, दैट संक कॉस्ट दैट कैन बी रिकवर्ड, इट कैन नॉट बी, फ्यूचर कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट परसुइंग अ प्रोजेक्ट, कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम, it is cost that has already incurred and is irrelevant for the purpose of decision making, which cannot be recovered. Now because it cannot be recovered, we cannot use it in the process of decision making. डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, as of 31st March 2022, Seashore Limited had 15 lakh outstanding shares with a market value of its equity standing at rupees 7,50,000 crore, pricing each share at rupees 50. On the same date, the company had an outstanding debt of 15 crore with a market valuation of 14.80 crore. What is the total market value of Seashore Limited on March 31, 2022 when combining the market value of equity and debt using stock and debt approach? Sorry, using stock and debt approach आपको निकालनी है टोटल वैल्यू। तो अब देखो, हमें यहाँ पे दिया हुआ वैल्यूएशन करनी है इक्विटी का जो स्टैंडिंग एट ₹750 करोड़, तो आपको बोला है कि 15 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है, मार्केट वैल्यू 7.5 करोड़ है, तो ये 7.5 करोड़ आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है जो डेट है उसकी मार्केट वैल्यूएशन है 14.80 करोड़, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 22.30 करोड़। स्टॉक एंड डेट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट वैल्यू लेते हैं हमारी इक्विटी की यानी शेयर्स की और डेट की, ठीक है, दैट सिंपल इट इज। नेक्स्ट वन, Company SW Limited purchased completely knocked down packs of 2-wheeler and 3-wheelers and assembles them to sell in the market. The material and labor cost of each pack till it reaches the assembly line is 50 and 80 respectively. Total cost incurred by assembly line during the year is 20 lakh, utilizing 20,000 labor hours. Assembly of 2-wheeler takes on an average 20 labor hours, while the assembly of a 3-wheeler takes 30 labor hours. Find the cost of each 2-wheeler and 3-wheeler using the ABC costing method. जल्दी से सॉल्व करिए। Now see, cost of material and labor तो हमें पता है, ठीक है, cost of material and labor हमें दी हुई है 50 and 80, करेक्ट। 2-wheeler के लिए कितनी है 50, 3-wheeler के लिए कितनी है 80। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय असेंबली लाइन ड्यूरिंग द ईयर इज 20 लाख, ठीक है, जिसमें से 20,000 लेबर आर यूटिलाइज हुए। $20,000 लेबर आवर्स है, तो हमें पर लेबर आवर का चार्ज पता चल जाएगा यहां से, करेक्ट। जब हमें मतलब पर आवर का कॉस्ट पता चल गया, दैट इज ₹100। अब हम यहां देख लेते हैं 3-व्हीलर्स में कितना लग रहा है, 2-व्हीलर में, 2-व्हीलर में 20 लेबर आवर लग रहे हैं, करेक्ट, और वाइल असेंबलिंग द 3-व्हीलर्स 30 घंटे लग रहे हैं। तो जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 2-व्हीलर की हो जाएगी 52,000 एंड 3-व्हीलर की हो जाएगी 83,000। तो यहाँ पे ये जो एलोकेशन हमने किया है
that we are doing using ABC method, जहाँ पे allocation of an expense is done on the basis of number of activity that are incurred with respect to one particular area. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है यूटिलाइजिंग 20,000 लेबर आवर, तो यही हमारा हमें यूज करना पड़ेगा फॉर डिविजन. ठीक है, या फिर कैलकुलेशन. Next, companies that are considered to have dash if the earnings and revenue grow at a rate that is just slightly faster than the economy's nominal growth rate. Stable growth rate, moderate growth rate, high growth rate, none of these. क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हमारी कंपनी का जो ग्रोथ, सो दिस इज इकोनॉमी ग्रोथ रेट एंड कंपनी ग्रोथ रेट. ठीक है, तो अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट और कंपनी का ग्रोथ रेट का हम रिलेशन बताएं, अगर कंपनी का ग्रोथ रेट कम है, ठीक है, या फिर बराबर है इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से, देन इट इज स्टेबल. करेक्ट. अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट स्लाइटली ज्यादा है, कंपनी का ग्रोथ रेट इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से स्लाइटली तेजी से ग्रो कर रही है, जिस रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उससे थोड़ा सा तेज हमारी कंपनी अगर ग्रो कर रही है, देन दैट इज मॉडरेट. हाई ग्रोथ रेट ज्यादा है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से. ठीक है, सो इट वुड बी हियर, इट विल बी मॉडरेट ग्रोथ रेट. देन विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट the principal valuation approach as per IVS 105. As per IVS 105, which among the following is not a principal valuation approach? So market approach, asset based approach, enterprise value approach, all of these. Now IVS 105 के अकॉर्डिंग 3 अप्रोच है, मार्केट, कॉस्ट या फिर एसेट बेस्ड अप्रोच और इनकम बेस्ड अप्रोच. देयर इज नो एंटरप्राइज वैल्यूएशन अप्रोच. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. मार्केट अप्रोच में हम वैल्यूएशन करते वक्त क्या करते हैं, जो हमारे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, या फिर हमारे जो मैच करता है एसेट से, हम उसको नियर बाय आइटम्स को ढूंढते हैं मार्केट में जो भी मे बी रिसेंटली सेल किए गए हैं, जिनको वैल्यू किया गया है, हम उससे फिर मैच करके अपनी वैल्यू निकालते हैं. एसेट बेस्ड या फिर कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में हम लोग एसेट की वैल्यूएशन की बात करते हैं. इनकम बेस्ड अप्रोच में हम लोग फ्यूचर इनकम जो आ रही है उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन करते हैं. तो एंटरप्राइज वैल्यू अप्रोच नहीं है. एंटरप्राइज वैल्यू इज बेसिकली अ मेथड, जैसे बुक वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है, ऐसे एंटरप्राइज वैल्यू होता है. ठीक है. देन XYZ Limited is expected to pay a dividend of ₹3 per share 1 year from now. यानी D1 कितना है? 3 रुपए है. The dividend payments are expected to remain constant at ₹3 per share. So if an investor need 12% rate of return on his investment, what price of the share will be fair? यानी इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ग्रोथ रेट नहीं है, कांस्टेंट ही है, ग्रोथ रेट 0 है. ठीक है. एंड R कितना दिया हुआ है? नो, ग्रोथ रेट 0 है. फॉर्मूला क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का D1 डिवाइडेड बाय R माइनस D. D1 कितना हमें दिया है? 3. देयर इज 0 ग्रोथ, सो 0.12 माइनस 0 विल बी 3 डिवाइडेड बाय 0.12. 3 डिवाइडेड बाय 0.12 विल गिव यू 25 रुपीज. तो इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 25 रुपए. ठीक है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट काइंड ऑफ मर्जर्स टेक्स प्लेस व्हेन टू कंपनीज हुज line of business are completely unrelated to one another and have nothing in common but decide to join forces?
नाउ ऐसे मर्जर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। व्हाट इज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर? इट इज अ मर्जर जहाँ पे दो कंपनीज जो साथ में ज्वाइन कर रही हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, मे बी दोनों अलग डिफरेंट बिजनेस लाइन को बिलोंग करती है। देन गिवन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रुपीज 20,000, सेल्स आपको दिया है 1 लाख, पीवी रेशो दिया है 40%, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स आपको दी है 1 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं दी, कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दिया क्योंकि निकल नहीं सकता, वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है, फिक्स कॉस्ट हमें दी है 20,000, ये हमें एबिट दे देगा, ठीक है, और हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज बन जाएगा। बट इसके लिए ना हमें एक इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज पीवी रेशो। पीवी रेशो कितना दिया है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, दिस इज 0.40, कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, सेल्स हमें दी है 1 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 40,000। अब अगर कंट्रीब्यूशन 40,000 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 हो गई और एबिट हो गया 20,000, फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट यानी 2, ठीक है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। क्वेश्चन पे द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए में सीड फाइनेंसिंग है, अ सबसेट ऑफ एलबीओ विद की एग्जीक्यूटिव्स प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। ऑप्शन नंबर बी स्टार्टअप फाइनेंसिंग, द लास्ट फाइनेंसिंग राउंड बिफोर गोइंग पब्लिक। C bridge financing, initial capital for product development and marketing, management buyout, capital for business idea development. What do you think is the right answer? Now, management buyout का मतलब क्या होता है? It is the part of leverage buyout. Leverage buyout क्या होता है? जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को खरीदती है 100% या मेजोरिटी पार्ट लोन पे लेके, ठीक है। अब इसमें मैनेजमेंट बायआउट भी हो सकता है जहां पे जो की एग्जीक्यूटिव है, जो लीडरशिप रोल पे लोग हैं, उनको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, राइट। तो अ सबसेट ऑफ एलबीओ, एलबीओ का मतलब क्या है, लीवरेज बायआउट विद की एग्जीक्यूटिव प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। तो ये हो गया ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फाइनेंस जो कि ब्रिज की तरह काम करता है, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए उसमें गैप जो होता है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा मिलेगा, इन दोनों के बीच में आ जाता है ब्रिज फाइनेंस, विच एक्चुअली हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस। सो दिस कुड बी रिलेटेड टू लोन, इट कुड बी रिलेटेड टू शेयर्स, हम आईपीओ वगैरह से भी रिलेटेड इसको कर सकते हैं। So it could be the last financing round before going IPO, before going for IPO or before going public. Then startup financing. Startup financing क्या होगा, जहां पे हमें प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, मार्केट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, दैट इज स्टार्टअप फाइनेंसिंग। एंड सीड फाइनेंसिंग क्या होता है, जहां पे हमें सीड फाइनेंसिंग क्या होगा, जहां पर हमको अपने बिजनेस आइडिया को फंड करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैच हुआ, दैट मीन्स ए का ऑप्शन होगा 4th, बी का स्टार्टअप फाइनेंसिंग इज 3, ब्रिज फाइनेंसिंग इज 2 and D is 1, ठीक है। नेक्स्ट वन, a company has an equity beta of 1.2, a risk free rate of 4% and an equity risk premium of 6%. What is the company's cost of equity using the capital asset pricing model? कंपनी का बीटा क्या है 1.2, RF कितना है 4%, रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF, रिस्क प्रीमियम कितना है 6%, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। नाउ कितना हो जाएगा 4% प्लस 1.2 इंटू 6%, RM माइनस RF आपको दिया है, द गैप बिटवीन RM माइनस RF इज योर रिस्क प्रीमियम, ये हो गया 11.2%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, VNS कंपनी कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 20%, R इज 15%, कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज
0.3, retention is 0.7. You are required to calculate PE multiple, right? PE multiple निकालना है, फॉर्मूला क्या है? P0 divided by E1 is equal to dividend or 1 minus B R minus ROE. This is what? रिटेंशन पे होगा ना, ग्रोथ किस पे होगी आपकी? रिटेंशन पे. रिटेंशन कितना है? 0.7. ठीक है, इंटू बी. ठीक है, तो आप इसे डी भी लिख सकते हो या फिर 1 माइनस बी भी लिख सकते हो. तो ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कितना है? 0.3 इज डिविडेंड, 0.15, ROE is 0.20 into retention is 0.7. This will be 0.14. The answer is coming as 30. करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 30. पी मल्टीपल हो गया आपका 30. तो यहां पे पीई मल्टीपल, पीबी मल्टीपल, पीएस, ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों आपके लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू 2000 करोड़, डेट इज इक्वल टू 1500 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 500 करोड़, एबिटा इज 400 करोड़. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू. आपको एंटरप्राइज की वैल्यू निकालनी है. फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू. नाउ enterprise value is equal to market value of equity plus debt, all kind of debt, long term, short term, secured, unsecured, all will be added, minus cash and cash equivalent. मार्केट वैल्यू कितनी है? 2000. डेट कितना है? 1500 माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज 500. तो हो गया 3000 करोड़. एंटरप्राइज वैल्यू कितनी हो गई? 3000 करोड़. मूविंग अहेड, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईवी एबिटा. आपको क्या निकालना है? एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, जिसमें से एबिटा आपको कितना दिया हुआ है? 400 करोड़. तो फॉर्मूला क्या होगा? एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिटा. एंटरप्राइज वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2000, सॉरी 3000 डिवाइडेड बाय 400. सी इट इज द सेम क्वेश्चन. हमने यहां से एंटरप्राइज वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है? एबिटा निकालना है. तो 3000 डिवाइडेड बाय 400, 7.5 टाइम्स. ठीक है, तो हमारा एबिटा, ईवी एबिटा कितना हो गया? 7.5 टाइम्स. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आगे, नेक्स्ट वन. The equity shares of ABC Private Limited presently generate a dividend payment of ₹1 every year. The growth rate as of right now is 30%. On the other hand, this will decrease in a linear fashion over the course of 10 years and then it will level off at 10%. What is the company's intrinsic worth per share if investors require a return of 15% on their investment using H model? Now, you are required to calculate P0
ठीक है, यहां पे हम डिविडेंड लेते हैं करंट ईयर का, और नॉर्मल ग्रोथ लेंगे या एबनॉर्मल ग्रोथ, ऑलवेज नॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है, डिविडेंड के लिए नॉर्मल ग्रोथ रेट आर माइनस जी। अगेन आर माइनस जी जब हम करेंगे तो भी यहां पे कौन सी ग्रोथ रेट होगी, नॉर्मल ग्रोथ रेट, ठीक है, दिस इज वन पार्ट, ये फॉर्मूले का एक पार्ट हो गया। प्लस अब यहां पे डी जीरो होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय एच। व्हाट इज एच? एच इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग, एच क्या रिप्रेजेंट करता है, हाफ ऑफ योर जो आपका जो टाइम पीरियड है जहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है उसका हाफ टाइम, एबनॉर्मल ग्रोथ रेट माइनस नॉर्मल ग्रोथ रेट, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि डिविडेंड कितना है, 1 रुपी पर ईयर है, ठीक है, डिविडेंड कितना है 1, ग्रोथ रेट कितना है, नॉर्मल ग्रोथ रेट 10% प्लस 1 इंटू हाफ, यहां पे 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स का हाफ कितना हो जाएगा 5 एंड जीए माइनस डीएन, सो हमारा नॉर्मल ग्रोथ रेट क्या है 30% माइनस 0.10 डिवाइडेड बाय आर कितना है 15% माइनस 0.10. So let's solve it. This will be 1.0 point 0.20 into 5 into 1 plus 1.10 divided by 0.05. This will give us a value of 42. Correct? Next one. From the following information, you are required to calculate expected rate of return, है ना, using arbitrage pricing theory. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। अब आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में क्या होता है, हर एक फैक्टर्स को कंसिडर करा जाता है ना, मैक्रो फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है। तो यू सी फर्स्ट इट इज गिवन जीडीपी, तो 0.6 इंटू 4%, आपको एक बार क्वेश्चन, रिस्क फ्री रेट कितना है 3% प्लस बीटा इज 0.6 इंटू 4%, देन 0.8 इंटू 2% प्लस माइनस 0.7 इंटू 5%, देन सेंसेक्स इंडेक्स रिटर्न इज 1.3 इंटू 9%. So now we are required to do some maths. 0.6 into 4, this will be 2.4. (0.16) minus 3.5. This will be 1.6. टोटल आ रहा है आपका 15.2. टोटल आ रहा है 15.2. नेक्स्ट वन, हाउ डज द यूज ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स इन एडजस्टिंग फॉर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग. इट क्वांटिफाइज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन वेरिएबल on the project's profitability, determines the exact payback period for the project. It eliminates all potential risk associated with the project
इट कैलकुलेट्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट. क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात करें तो वो क्या करता है? जो हमारे प्रोजेक्ट में चेंजेस हैं उनके इम्पैक्ट को चेक करता है और वो हमारे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे उसे मेजर करता है. नेक्स्ट वन, FDI can be made under two routes, automatic government route. Under the automatic route, the foreign investor or the Indian company does not require any approval. Under the government route, prior approval of which among the following is required? Government of India, Ministry of Finance, Foreign Investment Promotion Board, Government of India, Reserve Bank of India, Government of India, FEMA, Ministry of Finance, none of these. तो परमिशन किसका चाहिए होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का. ठीक है. हाउ आर नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्लासिफाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेशन? एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉलोइंग द गाइडलाइंस फॉर FDI, as debt and they must adhere to the guidelines applicable for external commercial borrowing, as hybrid instruments with no specific regulatory guidelines, as derivative following the norms of Securities and Exchange Board of India. So if we talk with respect to preference shares, non-convertible, optionally convertible, partially convertible, so they are treated as debt and जो guidelines लगती है वो लगती है as if it was external commercial borrowings. ठीक है. BNC. अगर आप इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको एग्जाम पे इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है वो स्पेसिफिकली मैकमिलन की बुक से ही मैं बना रही हूँ, तो आपको ऐसे ही पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे. राइट. आप इस सेशन के लिंक को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो जिनका CIB का एग्जाम है. राइट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड फॉर ABFM एज वेल एज ABM. ABM की जो क्लास है वो 9 बजे होती है, ABFM की क्लास जो है वो 8:30 होती है. ठीक है. दिस इज थर्ड सेशन. इससे पहले हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड 2 सेशन करे थे. एक में न्यूमेरिकल केस स्टडीज करी थी, एक में थ्योरेटिकल केस स्टडीज करी थी. आज जो सेशन है वहां पर हम मैकमिलन के BNC मॉड्यूल से मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. नंबर 1 क्वेश्चन, when valuing copyrights or trademarks using the relative value method, what key aspect is often taken into consideration? The historical significance of the asset in popular culture, the price at which similar assets have been sold in the past, the total number of copyrights or trademarks owned by a single entity, the initial registration cost of the copyright or trademark. Now, what are your copyright, trademarks और license? What are they? ये सब intangible asset है. Right? Intangible asset क्या होते हैं? जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. ठीक है. सो ये सब क्या है? ये इनटैंजिबल एसेट है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. तो एज पर कंपनीज एक्ट हमारे जो फिक्स एसेट हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज टैंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटैंजिबल फिक्स एसेट. ना इनटैंजिबल फिक्स एसेट में भी क्या होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनटैंजिबल एसेट. एक वो जहां से हम कैश फ्लो को निकाल सकते हैं, अर्निंग्स को एस्टिमेट कर सकते हैं. दूसरे वो जो इनको हम जिनकी अर्निंग्स को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं देते इनकम में. तो इनटैंजिबल एसेट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या लाइसेंस, ये डायरेक्टली हमारी इनकम को या कैश फ्लो को कंट्रीब्यूट करते हैं. इनका वैल्यूएशन करना थोड़ा सा आसान होता है. क्यों? क्योंकि इनके बिकॉज आप क्वांटिफाई कर सकते हो ना. प्रॉब्लम कहां पर आती है? जहां पे आप क्वांटिफाई ना कर पाओ, है ना. जैसे ब्रांड की गुडविल जो है या ब्रांड वैल्यू जो है उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स और लाइसेंस ये तो खुद से इनकम जनरेट कर आते हैं. इनके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को बेच सकती है, सर्विस को बेच सकती है. राइट. सो अगर हमारे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या लाइसेंस जैसे इंटैंजिबल एसेट है जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनकी इनकम को हम कंप्यूट कर सकते हैं, जिनकी अर्निंग्स को हम कंप्यूट कर सकते हैं, कैश फ्लो जो इनसे आएगा उसे कंप्यूट कर सकते हैं, इन दैट सिचुएशन देयर आर 2 मेथड्स. ओके. सो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और लाइसेंस के केस में हम लोग बात कर रहे हैं. कॉपीराइट हो गया, अगर ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस हो गया, इनके केस में हम या तो DCF यूज कर सकते हैं या फिर हम रिलेटिव वैल्यूएशन यूज कर सकते हैं. ये 2 मेथड हम यूज कर सकते हैं. राइट. इन ऑर्डर टू
वैल्यू देम, राइट। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो कॉपीराइट ट्रेडमार्क का यूजिंग द रिलेटिव वैल्यू मेथड, व्हाट की aspect is often taken into consideration. Number one, the historical significance of the asset in popular culture, the price at which similar asset have been sold in the past, the total number of copyrights or trademarks owned by a single entity, the initial registration cost of the copyright or trademark. Now, relative valuation में क्या होता है, रिलेटिव वैल्यूएशन में आप रिलेटेड एसेट ढूंढते हो, रिलेटेड चीजों को ढूंढते हो, करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखो द प्राइसेस एट विच सिमिलर एसेट हैव बीन सोल्ड इन दी पास्ट, ये डेफिनेटली किसके साथ जाता है, रिलेटिव वैल्यूएशन के साथ, क्योंकि रिलेटिव वैल्यूएशन में आप क्या करते हो, पास्ट में ऐसे ही सिमिलर एसेट को ढूंढने की कोशिश करते हो, उनको कंसिडर करके आप वैल्यूएशन करते हो, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है, अ कंपनी हैज पेड ₹3 एज करंट डिविडेंड, द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड by the company is 8%. If the cost of equity is 12%, the price of the company's share in nearest 3 year hence will be. एक कंपनी ने ₹3 का करंट डिविडेंड पे किया है, ठीक है। डिविडेंड का ग्रोथ रेट आपको कितना बोला है, 8%। क्या होगा राइट आंसर, थ्री ईयर हेंस बोला है। जल्दी से कैलकुलेट करते जाइए। करंट ईयर आपको डिविडेंड दिया है, यहां पर हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल, है ना। गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे। चलिए नाउ 3 साल के बाद कितना होगा पूछा है, 3 years hence, यानी आफ्टर 3 years, करेक्ट। तो अभी हमें क्या दिया है, D0 दैट इज ₹3। आर कितना दिया हुआ है, 12%। ग्रोथ कितनी दी हुई है, 8%। हमें पूछा है शेयर का फेयर प्राइस आफ्टर 3 years, है ना, 3 years hence। तो कैसे करेंगे, हमें निकालना होगा D1 नहीं ना, D2, D3, D4 निकालना होगा, राइट। तो D को हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस ग्रोथ पावर 4, 4th ईयर थर्ड ईयर हेंस, यानी 3 साल के बाद, यानी चौथे साल की वैल्यू पूछी है, R माइनस G। अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, करंट ईयर का डिविडेंड इज 3, ग्रोथ रेट इज 1.08, डिस्काउंट रेट आपको दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो 1.08 इंटू 123, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.04 से, आंसर आएगा 102 रुपीज, 102.04, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमने ऐसा क्यों करा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, 3 year hence, 3 year नहीं, 3 year hence यानी उसके 3 साल के बाद क्या होगी। तो यहाँ पे लैंग्वेज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है नॉर्मल गॉर्डन मॉडल ही जो हमने पढ़ा है ये वाला, बट यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोलता है, एक्स लिमिटेड इज फोरसीइंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 14% पर annum in next 2 years. The growth rate is likely to fall to 12% for the third year and fourth year. After that, growth rate is expected to stabilize at 10% per annum. If the last dividend paid was rupees 2.25 per share and the investor required rate of return is 18%, you are required to calculate the intrinsic value of share of X Limited as of date. ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन से आपको नहीं समझ आया हो तो मैं आपको बता देती हूं,
ये जो क्वेश्चन है ये किसको बिलोंग करता है? 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल। ये क्वेश्चन आपका 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल से बिलोंग करता है। अगर अभी भी आप रिलेट नहीं कर पाए हो तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर डीसीएफ। डीसीएफ में जब आप इक्विटी की वैल्यूएशन कर रहे होते हो, इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन करते हो, तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो फ्री कैश फ्लो दैट इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, या तो आप वो ले सकते हो, या फिर डिविडेंड को यूज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे डिविडेंड को यूज कर रहे हो बिकॉज उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट क्या करोगे? P0। बट अगेन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोलता है कि मल्टीपल केस हो सकते हैं, या तो नो ग्रोथ हो सकती है, या तो कांस्टेंट ग्रोथ हो सकती है, या तो 2 स्टेज मॉडल हो सकता है जहां पे इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर स्टेबल हो जाएगा, या फिर 3 स्टेज जहां पे ये 3 सिचुएशन बनेंगे। नाउ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको घबरा के जल्दी से फॉर्मूला नहीं देखना है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप बिना फॉर्मूले के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वैसे ही जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो। नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज करना कि आपको क्वेश्चन में D0 दिया हुआ है, ना कि D1। करंट ईयर का डिविडेंड है 2.25, ठीक है। ग्रोथ सारी लिख लेते हैं। G1 हमें कितनी दी हुई है? 14%. This will remain for 2 years. Then the growth is G2 will remain for 10%. Sorry, 12%, and then it will stabilize. ये रहेगी 12%, ठीक है। एंड स्टेबलाइज ग्रोथ रेट जो है दैट इज 10%, है ना। ये 3 चीजें इन्वॉल्व है। आर हमारा देख लेते हैं कितना है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 18%, ठीक है। डिस्काउंट रेट भी हमें दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? P0 दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करो? देखो 2 चीजें चाहिए होगी। एक तो आपको ये सारे डिविडेंड चाहिए होंगे 2 साल यानी 4 साल, और 4 साल के बाद 10% की ग्रोथ पे स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी आपको टर्मिनल वैल्यू भी निकालनी होगी। तो पहले ईयर में कितना हो जाएगा डिविडेंड? 1, 2, 3, 4 एंड फोर्थ मैंने 2 बार क्यों लिखा? बिकॉज टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। अब एक बार देखते चलते हैं। पहला वाला ग्रोथ रेट कितना है? 1.14, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेटर आपको दिख रहा है तो 1.14 इंटू 2.25, 2.565, 5 है तो इसे 5.7 कर देते हैं। फिर से एक बार इक्वल्स टू प्रेस कर देते हैं 2.92, ठीक है। हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी चाहिए होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है 0.85, 0.72, ठीक है। थोड़ी स्पेस और चाहिए होगी तो इसको जरा क्लीन एंड क्लियर कर देते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर चेंज हो रहा है। 2.92 तो ठीक है, 2.92, बट हमें फैक्टर क्या चाहिए? नेक्स्ट ग्रोथ इज योर 12%। 1.12 इंटू 2.92 इक्वल्स टू करते हैं 3.27। डिस्काउंटिंग रेट हमें दिया है 0.61। नाउ फोर्थ ईयर, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ ईयर में 2 वैल्यू है। फिर से एक बार इक्वल्स टू प्रेस करते हैं 3.66। यहां तक हमारी वैल्यू आ गई है 3.66 तक। अब हमें टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3.66 इंटू 1.10, 4.026, ठीक है। अब ये जो टर्मिनल वैल्यू है इसको निकालने के लिए हमने पहले 3.66 को स्टेबलाइज ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करा। डिवाइड किससे करेंगे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस योर ग्रोथ रेट, ठीक है। दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 0.08। दिस विल गिव यू 50.32। दिस विल गिव यू 50.32। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। इन सारे फैक्टर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू कर देते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 2.5 तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 2.18, 2.10, 1.99, then 1.90,
if you multiply this and the last one being 26.17. ठीक है, अब रेड में जितनी भी वैल्यू हमने लिखी है उसे ऐड कर दो, आपकी P0 की वैल्यू आ जाएगी 34.34. आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? P0 आ जाएगा 34.34. आई होप यहां तक क्लियर है. चलिए आगे, नेक्स्ट वन. आई थिंक इट इज क्लियर. आप चैट में मुझे बता सकते हो. आई होप यू विल एंजॉय द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर गुड लेवल क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट वन. What primary right does the owner of a trademark, copyright or license have? The exclusive right to use the asset in advertisement campaign, the exclusive right to manufacture, sell associated goods or render the associated services, the exclusive right to alter the asset without any restriction, the right to share the asset with other entities without having any limitation. What primary right does the owner of a trademark, copyright or license have? नाउ जो ओनर होता है ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का या फिर लाइसेंस का, उसके पास क्या एक्स्ट्रा राइट्स होती है कि जो भी इस जो भी इसको रजिस्टर करवाता है, दे गेट एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर, सेल और रेंडर दी एसोसिएटेड सर्विसेज. यानी उससे रिलेटेड सर्विसेज को वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर रेंडर कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दिस राइट. उन्होंने रजिस्टर करवाया है ना, तो उनके पास ये राइट्स है. ठीक है, उसी फॉर्मूले के बेस वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दे हैव दिस राइट. नेक्स्ट वन. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. यू कैन चेक द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन ओवर हियर. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. आपको क्या निकालना है? फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है. नाउ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एबिट अपॉन ईबीटी. बट यहां पे तो हमें नहीं दिया, हमें यहां पे एबिटा दिया है, एबिट तो नहीं दिया. एबिट क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग्स बिफोर टैक्स. ये दोनों हमें निकालना है. ऐसे क्वेश्चंस में ना, जब आपको इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं दी हो, सो फर्स्ट आप क्या करोगे? आप वो सारी इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करोगे जो आपको दी हुई है, बिकॉज वंस यू राइट दैट इंफॉर्मेशन आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि आपसे क्या पूछा गया है या क्या आपको दिया गया है और आपको क्या निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इस क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है हम पहले वो लिखते हैं. बट स्टैंडर्ड वे में आप कैसे शुरू करो? आपको दिया हुआ है एबिटा, ठीक है, आप इसमें से क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन, तो आएगा एबिट. आप माइनस करोगे इंटरेस्ट, तो आएगा ईबीटी. आप माइनस करोगे टैक्सेस, तो आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. हमें ईबीटी और एबिट चाहिए, है ना, हमें अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस चाहिए एंड दो चीजें चाहिए. ठीक है, एबिटा आपको कितना दिया हुआ है? 830 करोड़. करेक्ट. डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 6. कितना बचा? 824 करोड़. ठीक है. इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें दिया है अर्निंग पर शेयर इज गिवन 4. करेक्ट. अर्निंग पर शेयर इज गिवन 4 एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज गिवन 33. यानी अर्निंग्स पर शेयर कैसे आती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू 4 रुपीज. तभी तो अर्निंग पर शेयर आएगी. अब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर्स पता है 33 करोड़ है. अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. चलिए प्रॉफिट पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. 33 इंटू 4, दिस विल गिव अस 132 करोड़.
132 करोड़ आ गया, ठीक है। अब टैक्सेस का रेट आपको कितना दिया हुआ है, 30%, यानी हमारा जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स था ये 100% होगा, इसमें से जब मैंने कुछ माइनस करा होगा तो ये 70% आया होगा, करेक्ट है ना। ये कितना आया होगा, 70%, यानी ये 132 जो है 70% है। मैंने आपको सिखाया है ना 100% कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 विल गिव यू EBT, दैट इज 188.57। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 56.57, दैट इज योर टैक्सेस, करेक्ट। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 824 माइनस 188, this will give you the difference of 635.43 crore, right? अब आपको क्या निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा, EBIT अपॉन EBT, दिस इज गिवन 824 divided by 188.57, $4.37। फाइनेंशियल लीवरेज कितना हो गया, 4.37, करेक्ट। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे दिस विल बी गिवन अ टारगेट ऑफ व्हाट, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। सपोज अ कंपनी इज एमिंग टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू बाय ₹25 lakh, given that the company has a sales to capital ratio of 5, how much additional investment would the company need to achieve this increase in revenue? यानी हमारे यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हमारी जो कंपनी है वो चाहती है कि उसका जो रेवेन्यू है यानी सेल्स है वो 25 लाख से बढ़ जाए, करेक्ट। और सेल्स टू कैपिटल रेशियो कितना दिया हुआ है, सेल्स टू कैपिटल रेशियो आपको दिया हुआ है 5। हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स कितनी बढ़ जाए, 25 लाख हो जाए। कैपिटल हमें नहीं पता, हम इसे x मान लेते हैं, दिस विल बी 5, x क्या हो जाएगा 5 लाख। यानी अगर मैं 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करूं तो मेरा रेवेन्यू कितने गुना बढ़ेगा, 5 गुना बढ़ेगा। तो द आंसर वुड बी 5 लाख, है ना। विद एवरी 1 रुपी अमाउंट आई इन्वेस्ट, मेरा जो सेल है वो 5 गुना बढ़ता है। तो अगर मैं 5 लाख लगाऊंगी तो मेरा सेल 25 लाख बढ़ेगा। दैट इज व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस रेशियो, सेल्स टू कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, which of the following statements correctly captures the process of discounted cash flow valuation for copyrights and trademarks? The value is solely derived from the production expenses associated with the asset. The valuation involves estimating cash flow from the asset and multiplying them with the standard industry discount rate. The value is determined by applying a fixed multiple to the expected cash flow without considering uncertainty. The valuation requires estimating expected cash flow, applying a discount rate reflecting uncertainty and then determining the present value. यहां पे किसके बारे में बात की जा रही है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन की बात की जा रही है। यानी इनटैंजिबल एसेट जो कि जिनका कैश फ्लो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उनको दो ही मेथड से हम वैल्यू कर सकते हैं, या तो डीसीएफ से या तो रिलेटिव से। ये बोल रहे हैं कि अगर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज कर रहे हो तो कैसे वैल्यू निकालोगे। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, जो वैल्यूएशन है हम पहले एस्टिमेट करेंगे कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या आता है, उसको हम एक रिस्क एडजस्टेड या फिर अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्टेड, दैट मींस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल डिटरमाइन दी प्रेजेंट वैल्यू। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। डीसीएफ में क्या होता है, आप कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हो, ऐड करते हो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन, which of the following statement best describes the challenges faced in the valuation of copyright and trademarks? The relative value method for copyright and trademark is based solely on the expected cash flow from the asset.
The value of copyrights and trademarks remain consistent regardless of the potential infringements. Copyright and trademarks grant exclusive right for an indefinite period, making their valuation straightforward. The valuation of copyright and trademark may consider the cost of enforcing exclusivity and the potential loss of value from right violation. Now, हमारे जो वैल्यूएशन और वैल्यूएशन जब हम करते हैं कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स का, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी विल फेस? क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं? सी, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क के साथ जो चैलेंज आता है वो ये है कि हमारा जो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कॉपीराइट ट्रेडमार्क या लाइसेंस है, that can be copied, that can be used, then you have to go for legal cases जिसमें टाइम लगता है. तो यही है कि वैल्यूएशन ऑफ कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क में कंसिडर द कॉस्ट ऑफ एनफोर्सिंग एक्सक्लूसिविटी एंड द पोटेंशियल लॉस ऑफ वैल्यू फ्रॉम राइट्स वायलेशन. अब अगर आपका कोई भी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट यूज कर रहा है, देन यू विल गो फॉर अ लीगल केस जहां पे पैसा लगेगा, उसकी वजह से कॉस्ट इनकर होगी, कॉस्ट ऐड होती जाएगी, देन देयर इज पोटेंशियल चांसेस दैट पीपल विल कॉपी एंड समवेयर समवन विल बी यूजिंग इट. तो अब जब आप लीगल केस कर रहे हो तो टाइम भी लगेगा, आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर while valuing the intangible assets, specifically trademarks and license, which are capable of generating revenue. Now, from the following information, not only capable but basically जिसको आप quantify कर सकते हो. From the following information, calculate the weighted average cost of capital. आपको जो information दी गई है, इसको use करके आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है. नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या करते हैं? हम जो कॉस्ट असाइन करते हैं वो एज पर वेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट करते हैं. ठीक है, यहां पे आपको वेट दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है. बहुत सिंपल तरीका है. वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे. ठीक है, इसका हो जाएगा 7.5%, 50% है ना, हाफ हो जाएगा. 9% का 5, that is 0.45%, and 8 का 45%, 3.6. $11.55%. Hmm. 11.55% आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. Which of the following statement correctly describes the tenure of redeemable preference share as per Companies Act 2013? Redeemable preference shares can be issued with an indefinite tenure and there is no obligation for companies to redeem them. Companies limited by shares are allowed to issue preference shares with a tenure exceeding 30 years. All preference shares must be redeemed within a period not exceeding 20 years, except for specific exceptions. For certain infrastructure companies, banks are prohibited from issuing perpetual debt instruments under any circumstances. Banks are they are the only one they can issue perpetual debt. अगर आपको याद हो, हमने उस दिन भी बताया था, banks are the only one which can issue perpetual debt, है ना. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो राइट आंसर क्या है? जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं इंडिया में, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते, आप रिडीमेबल ही करोगे. टेन्योर होता है 20 इयर्स का. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो 30 इयर्स के लिए इशू कर सकते हो, बट फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स आपको क्या करना पड़ेगा? 10% का रिडम्पशन शुरू करना पड़ेगा अगले 10 साल, जिससे पूरा 100% रिडीम हो जाए इन 10 साल के अंदर. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी. अब जल्दी से मुझे स्कोर बताते जाइए, क्या रहा आपका स्कोर? ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ आप इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए. अगर आप ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, do not forget to subscribe our channel and press the bell icon so that you stay ahead of all the recent update.
राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द टू रूट्स थ्रू विच एफडीआई कैन बी मेड इन इंडिया? गवर्नमेंट रूट एंड फाइनेंशियल रूट, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट, आरबीआई रूट एंड एफआईपीबी रूट, फ्री रूट एंड कंट्रोल रूट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? कौन से दो रूट्स हैं एफडीआई के रिस्पेक्ट में जो कि इंडिया में अवेलेबल है? एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर के लोग जब इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस सिचुएशन में वो कौन से दो रूट फॉलो करते हैं? सो दोनों में दो रूट होते हैं, दोनों में से किसी भी एक के थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है, whether it is government और finance, whether it is automatic, whether it is government route, RBI और FPI, या free route या फिर control route। So अगर हम FDI की बात करें FDI के केस में दो रूट होते हैं, दैट इज ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है जहां पे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या होगा? जहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, विदाउट परमिशन आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एफडीआई के केस में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में आपके दो रूट्स बनते हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट अगेन जहां पे आपको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट रूट जहां पर आपको परमिशन लेने की जरूरत होगी, विदाउट परमिशन, विदाउट प्रायर अप्रूवल आप यहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। आपको क्या करना है? पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में दिया है, सपोज करते हैं कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर 20 लाख है और वो प्रॉफिट यील्ड कर रहा है 3 लाख का आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, बट बिफोर टैक्स एट 50%। आपको क्या निकालना है? पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड के थ्रू आपको पे बैक पीरियड निकालना है। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड, ये पे बैक पीरियड एक मेथड है जो कि आता है कैपिटल बजटिंग में। तो ये कैपिटल बजटिंग का एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम ये निकालते हैं कि हमारा जो पैसा है वो कितने समय में वापस आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका जो कैश आउटफ्लो है डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। आपका जो आउटफ्लो है डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। लेट्स से आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? यहाँ पे 20 लाख है। नाउ आपको कैश इनफ्लो बोला गया है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो? कैश फ्लो निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। नाउ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कितना दिया हुआ है? 3 लाख रुपए, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना होगा? बोला है डेप्रिसिएशन 10% का है, तो अगर आप 10% निकाले 20 लाख का, दैट विल बी हाउ मच? 2 लाख। तो 2 लाख हो गया आपका डेप्रिसिएशन। 2 लाख कैसे निकला? 20 लाख का 10%, ठीक है। यानी टोटल कैश इनफ्लो कितना हो गया आपके पास? 5 लाख रुपए का। तो आपका कैपिटल बजटिंग के अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा? 4 इयर्स। यानी इस प्रोजेक्ट में 4 साल के अंदर पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट अगर 4 साल से ज्यादा है तो वी विल एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल से कम है तो वी विल रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो हम इस प्रोजेक्ट को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब इसका जो लाइफ है वो 4 साल से ज्यादा हो, ठीक है। सो राइट आंसर इज 4 इयर्स। तो इसका पे बैक पीरियड विल बी 4 इयर्स, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, which capital budgeting techniques allows decision making without the need to compute the cost of capital? इनमें से ऐसी कौन सा मेथड है कैपिटल बजटिंग का जहां पे आप विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट, आप रिटर्न निकाल सकते हो या फिर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट।
तो वो इनमें से कौन सा मेथड है? नंबर 1 नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और पे बैक पीरियड मेथड। नाउ अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करें तो यहाँ पे दो टेक्निक्स होती हैं। एक तो होता है आपके ट्रेडिशनल मेथड, और एक होता है आपके डिस्काउंटेड मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आता है? ऐसे मेथड जहां पर आपको डिस्काउंटिंग या कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे पे बैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड ARR। डिस्काउंटेड टेक्निक में आता है NPV मेथड, IRR मेथड, मॉडिफाइड IRR मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, जहां पर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है। राइट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पे बैक पीरियड मेथड। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू आप यहाँ पर रिटर्न्स निकाल सकते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं वेदर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट और नॉट। देन नेक्स्ट वन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ मैनेजमेंट buyout from a leveraged buyout? MBO is financed entirely by debt, while LBO involves the inclusion of incumbent management. LBO is financed entirely by debt, while MBO involves the inclusion of incumbent management. MBO is aimed at providing working capital, while LBO is for product development. LBO is aimed at providing working capital, while MBO is for initial marketing activities. What do you think is the right answer? Now, MBO is management by objective, right? और management buyout and leverage buyout का मतलब होता है, so leverage word किससे associated है? Leverage word associated होता है interest से, ब्याज से, करेक्ट। और ब्याज कब दी जाती है? जब आप डेट रेज करते हैं, करेक्ट। तो दिस इज वन हिंट फॉर द क्वेश्चन। नाउ अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? वन विच इज एसोसिएटेड विथ डिसीजन मेकिंग, वन विच हैज अ पावर टू मेक डिसीजन, राइट? या फिर जो कि एक ऑफिशियल पोजीशन पे है, ठीक है। तो अगर हम मैनेजमेंट बायआउट की बात करें या फिर हम एलबीओ की बात करें तो एलबीओ किससे डील करता है? इट इज बेसिकली डील्स आउट विद द डेट, कि यहाँ पर आपका जो बायआउट है, जब आपको खरीदा जा रहा है तो इट इज प्राइमरली गिवन बाय डेट ना, द अमाउंट इज गिवन बाय द डेट, दैट इज लीवरेज बायआउट। तो इट इज एंटायरली फाइनेंस्ड बाय द डेट, यानी उधार के थ्रू आपको बायआउट किया जा रहा है, ठीक है। पैसा दिया तो जा रहा है बट द पर्सन हु इज पेइंग मनी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डेट, राइट। एंड मैनेजमेंट बायआउट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट बायआउट बेसिकली मींस जहां पर आपका मैनेजमेंट जो है, ठीक है, जो भी पर्सन अभी ऑफिशियली उस एरिया पे है, उस पोजीशन पे है, उसका बायआउट हो रहा है, मैनेजमेंट पोजीशन का बायआउट हो रहा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो ये लोगों से रिलेटेड है, उन लोगों को लिया जा रहा है, द वन हु आर एट अ हायर पोस्ट, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। एंड लीवरेज बायआउट में क्या होता है? आपको खरीदा जा रहा है और जो पेमेंट किया जा रहा है दैट इज डन थ्रू डेट। नेक्स्ट, which risk in foreign investment is related to the value of investment going down due to depreciation of the local currency or appreciation in the foreign currency of the investor country? Exchange risk, country risk, political risk, liquidity risk. क्या होगा राइट आंसर? कौन सा कौन सी रिस्क इन्वॉल्व होगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के केस में? तो हमेशा जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, या फिर अगर आप रॉ मटेरियल भी बाहर से खरीद रहे होते हैं, या आप बेसिकली इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर चाहे रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हो, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट हो, हमेशा एक प्रॉब्लम जो आती है ना,
दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट। और ये क्यों आता है? बिकॉज आपने जिस दिन गुड्स खरीदा तब रेट अलग होगा, जब आपको गुड्स रिसीव होगा तब ऑब्वियसली रेट अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो करेंसी है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलती है और इनके जो रेट्स है वो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रिस्क इन्वॉल्व होती है वो होगी अराउंड एक्सचेंज रेट। हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसी के अराउंड ये रिस्क इन्वॉल्व होती है, करेक्ट। तो ऐसी रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रिस्क। क्यों इन्वॉल्व हो रही है? जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन आपने सामान खरीदा उस दिन करेंसी का रेट अलग है, जिस दिन आप एक्चुअली पेमेंट करने जाओगे उस दिन करेंसी का रिस्क अलग है, रेट अलग है, जिस दिन आपको रिसीव हो रहा है कुछ उस दिन करेंसी का रेट अलग है। तो बिकॉज ऑफ एक्सचेंज, आपका जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, राइट। आपका जो एक्सचेंज रेट है वो क्या रहता है? फ्लक्चुएट होता रहता है, इट इज फ्लक्चुएटिंग, इसीलिए यहां पे आपकी रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, a firm's detail are as under, सेल्स आपको दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, लोन के बारे में दिया है, टैक्स बोला है कंसिडर करें एज 50%, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। आपको क्या करना है? फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है। नाउ कल भी जब हमने सेशन किया था हमने फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था, इट वाज एबिट अपॉन ईबीटी। आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, राइट। सो अगर हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, बट फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक एक्चुअली मैंने कल की क्लास में बताई थी, विच वॉज दी फर्स्ट क्लास, ठीक है। दिस इज सेकेंड क्लास। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अगेन याद करने के लिए आपको फर्स्ट क्लास देखनी होगी, ठीक है। नाउ अगर फर्स्ट क्लास मिस हो गई है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कल सीआईबी के बैच में। एबीएफएम का बैच भी शुरू हो रहा है, कल से ही शुरू हो रहा है। वी हैव फर्स्ट क्लास इन द मॉर्निंग दैट इज 7 to 8 एंड इन द इवनिंग 7 to 8, राइट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सीआईबी के बैच को, बिकॉज कल से हम लोग एबीएफएम शुरू कर रहे हैं, 2 मॉड्यूल एट अ टाइम शुरू कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आपका मॉड्यूल ए शुरू हो जाएगा, शाम को 7 से 8 पे आपका मॉड्यूल बी शुरू हो जाएगा। तो जिससे कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए, वी हैव स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस? सेल्स आपको दी है 24 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपको बोला है 50% है, यानी कितनी हो गई? 12 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 12 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 12 लाख, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 12 लाख। नाउ फिक्स कॉस्ट आपको कितनी दी गई है? 10 लाख। तो आपका ईबीआईटी आ गया 2 लाख, करेक्ट। नाउ ईबीआईटी आ गया, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट? आपको बोला गया है ब्याज कितनी है? 10 लाख रुपए आपने बोरो करे हैं 10% पर एनम पे, यानी 1 लाख की ब्याज है। ईबीटी कितना हो गया आपका? 1 लाख। ना फॉर्मूला क्या बोलता है? ईबीआईटी आपको दिया हुआ है दैट इज 2 लाख, ईबीटी आपको दिया है 1 लाख, रेशो कितना बन जाएगा? 2:1, करेक्ट। रेशो कितना बन जाएगा? 2:1। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लीवरेज का रेशियो क्या है? 2 times। ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट रूट हुज प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, या फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दैट इज फेमा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। किसकी प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी? सो अगर हम लोग ने अभी डिस्कस करा था कि 2 रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट एज द नेम सजेस्ट कि आप ऑटोमेटिकली उस एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको
किसी की भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, बट गवर्नमेंट रूट के अंतर्गत आपको अप्रूवल चाहिए होती है, और वो अप्रूवल किसकी चाहिए होती है? अप्रूवल चाहिए होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट में आपको कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट रूट में के थ्रू अप्रोच करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। नेक्स्ट वन, what is the alternative method to capital asset pricing model that considers market mispricing and seeks to take advantage of arbitrage opportunities and derivative, whether it is arbitrage pricing theory, gross domestic product theory, inflation rate model या फिर stock market efficiency theory? What is the alternative method to capital asset pricing model? Now capital asset pricing model एक तरीका है जिससे हम निकालते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के मल्टीपल मेथड्स हैं, जिसमें से एक है कैपम, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, राइट। इसका और जो मॉडिफाइड वर्जन है, जो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को या फिर लोअर रेट एंड हायर रेट का एडवांटेज लेता है, बेनिफिट लेता है आर्बिट्रेज का। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? सस्ता खरीदना और महंगा बेचना, राइट। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जो लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट मेथड इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, दैट इज APT। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट आर द टू मेन components of cost and profit analysis? Economies of scale and volume variance, fixed and variable cost, marketing cost and production cost, break even point and incremental cost। दो मेन कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इन प्रॉफिट एनालिसिस, यानी अगर हम प्रॉफिट को एनालाइज करने बैठते हैं, हम प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन से दो ऐसे कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है जिन्हें देखना पड़ेगा? तो कॉस्ट के दो ही कंपोनेंट होते हैं, है ना। कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है आपका फिक्स कॉस्ट। तो एक कॉस्ट के दो ही कंपोनेंट है, दैट इज वेरिएबल एंड fixed। तो right answer will be fixed and variable cost, that is option number B। Next one and the last question, in sensitivity analysis, if a small change in a parameter leads to a large change in the project outcome, the project can be considered as highly sensitive to that parameter, not sensitive to the parameter, independent of that parameter, highly correlated with that parameter। Now, सेंसिटिविटी एनालिसिस एक तरीका है जिससे हम ये चेक करते हैं कि हमारा कोई प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दी मार्केट चेंज। यानी अगर हम कोई भी एक फैक्टर को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का जो आउटकम है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि हमने एक छोटा सा चेंज करा और उस चेंज ने हमारे प्रोजेक्ट पे मेजर इम्पैक्ट डाला। इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट इज हाईली सेंसिटिव टू दैट पैरामीटर। नाउ ये पैरामीटर जिसमें हम चेंज करते हैं ये क्या हो सकते हैं? ये सेल्स प्राइस हो सकता है, ठीक है, सेल्स प्राइस जो है वो कम हो जाए, ठीक है, या फिर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में वो इंक्रीज हो जाए। तो हमारे कुछ फैक्टर्स होंगे जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं, कुछ फैक्टर्स होंगे जो हमारे लिए नेगेटिव है। ये फैक्टर्स में अगर चेंजेस होते हैं तो ये हमारे प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करते हैं, और अगर ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हाईली सेंसिटिव है टू द पैरामीटर्स। करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। आप मुझे अपना स्कोर यहाँ पे बता सकते हैं। ऑल्सो इन केस यू वांट टू सेव दिस सेशन, बिकॉज ये सेशन आपको आज भले यूजफुल ना लगे, राइट, बिकॉज अभी या फिर क्वेश्चन ना समझ आए, बिकॉज आपका जो ABFM है वो आज से अभी शुरू नहीं हुआ है, कल से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको ये लग सकता है कि अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना लगे, समझ नहीं आ रहे हो, बट ट्रस्ट मी, जब आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आप एग्जाम के पास आने लगेंगे, तो दीज सेशंस विल मेक मच मोर सेंस। तो आप अगर इसे लाइक बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये सेशन आपके पास रहेगा, ठीक है, ये सेशन आपके पास रहेगा, आपकी लाइक वीडियोस में रहेगा, आप इसे सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर आप ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। इस सेशन की फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट।